Hello students, we are back with another new video. We were reading chapter first of history, when, where and how, and we had read about what is history, importance of history and prehistory, dates and their importance, etc. Now in this video we will talk about timeline. The chronological ordering of past events is graphically shown through a timeline. पास्ट इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग ग्राफिकली शो किया गया है इस टाइमलाइन से. It looks like a long bar showing events and their respective dates. To have a clearer idea about how it represents the different dates and events chronologically, take a look at the timeline given below. तो इसमें ये टाइमलाइन शो किया गया है जो बिल्कुल बीच में ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं, इस लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा. ओके, इनमें जो इवेंट्स है उनको उनकी डेट के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है. अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स, बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, द एज ऑफ अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री, इनका साथ में पीरियड भी दिया गया है. अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमंस एंड CE में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब दिखाया गया है. अब हम देखते हैं हाउ वाज अ कंट्री नेम्ड इंडिया एंड भारत. हमारे कंट्री का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा. इंडिया नाम कैसे पड़ा? About 2500 years ago, the Iranians and the Greek came here through the northwest. लगभग 2500 years पहले Iranians and Greek northwest यहाँ आए. They were familiar with the river Indus. They called it Hindos और Indos. और जब वो इंडिया में आए तो उन्हें इंडिया में जो रिवर इंडस है इसके बारे में वो जानते थे और इसी रिवर को वो हिंदोस या इंडोस बोलते थे. द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और इसी रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी, जो जमीन थी, उसको इंडिया बोला जाने लगा. थस द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इस तरह से जो वर्ड इंडिया है ये इंडस वर्ड से आया. भारत नाम कैसे पड़ा? भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट में जो लोगों का ग्रुप रहता था उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था. दे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, दैट इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन अबाउट 3500 years past या old. In Sanskrit later this name was used for the whole country. और संस्कृत में इसी वर्ड को पूरा कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा. हिंदू, द वर्ड हिंदू ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इंडस. जो हिंदू वर्ड है वो भी इंडस वर्ड से आता है. द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत एंड द इरानियंस एंड द ग्रीक ऑल्सो कॉल्ड इट हिंदोस. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं लेकिन स्टडी करने के लिए भी कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प मिलती है. कौन कौन से सोर्सेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड. आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी एक स्टडी होता है जिसमें पास्ट के जो कल्चर्स होते हैं और जो हिस्ट्री के जो पीरियड्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है. बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं या ग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनको स्टडी किया जाता है. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द लाइफ एंड द अदर हैबिट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द अर्थ बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. ये हमें बताता है, आर्कियोलॉजी हमें बताता है कि पास्ट में जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी हैबिट्स क्या थी. और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले अर्थ पर कौन रहता था. द पीपल हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट. दीज सोर्सेज में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. और जो
इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और कुछ सोर्सेज हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के टाइप्स हैं। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, किसी भी मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग के रिमेन्स, एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए मॉन्यूमेंट। कोई भी बिल्डिंग जिसका एक ऐतिहासिक महत्व होता है उसको हम मॉन्यूमेंट बोलते हैं। इट मे बी बैरिड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। Also, it may be still standing like the Red Fort of Delhi, Taj Mahal in Agra, etc. तो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में जो ऑब्जेक्ट मिले हैं वो भी मॉन्यूमेंट के अंदर ही आते हैं, मॉन्यूमेंट ही माना जाता है उनको भी। और ये आज भी स्टैंडिंग है, आज भी ये खड़े हुए हैं। जैसे कि रेड फोर्ट है जो दिल्ली में, ताजमहल है आगरा में है, ये भी मॉन्यूमेंट में आते हैं क्योंकि इनका हिस्टोरिकल वैल्यू है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेसेज, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज एट्सेट्रा। और ये मॉन्यूमेंट टेम्पल्स भी हो सकते हैं, फोर्ट्स, पैलेसेज, स्तूपास, मोनेस्ट्री, कुछ भी हो सकते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज। कॉइन्स, सिक्के। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स की स्टडी करने को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। कॉइन्स टेल अस अबाउट द kings, the extent of their empire, dates, languages in use, trade, art, religion and literary skills of a particular time. कॉइन्स हमें क्या क्या बताते हैं? हमें किंग के बारे में बताते हैं, उनका एम्पायर का विस्तार कहाँ तक था ये बताते हैं, डेट्स बताते हैं, लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी वो बताते हैं, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेरी स्किल्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता पीरियड शोज दैट ही वॉज ए गुड वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्ता के समय के जो कॉइन्स मिले हैं उन कॉइन्स को देखकर हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्ता एक बहुत ही अच्छा वीणा प्लेयर था, वीणा बजाते थे वो। ये हम बात हमें कैसे पता लगती है? क्योंकि उस समय के जो कॉइन्स थे उन पे समुद्रगुप्त को दिखाया गया है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, तो इससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त वॉज ए गुड वीणा प्लेयर। अदर ऑब्जेक्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट, एक्सप्लोर एंड unearth tools, weapons, pots, pans and ornaments by digging under the surface of the earth. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये अर्थ की सरफेस को डिग करके, यानी उसकी खुदाई करके उसमें से जो वेपन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, ये सब बाहर निकालते हैं खुदाई करके। दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, बोन्स, बैग, क्ले और मेटल। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्टोन के बने हो सकते हैं, हड्डियों के बने हो सकते हैं, या क्ले, मिट्टी के बने हो सकते हैं, या किसी मेटल के बने हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो टुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेज एंड बर्ड्स टू डिटरमाइन व्हाट द पीपल ऑफ द पास्ट एट। ये सब जानकारी हमें मिलती है कि आर्कियोलॉजिस्ट को एनिमल्स की बोन्स मिलते हैं, फिशेज, बर्ड्स, इन सब की बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ मिलती हैं। उससे अभी क्या पता लगता है कि जो पीपल जो पास्ट में थे क्या खाते थे। वाइल द प्लांट रिमेन्स सच एज सीड्स ऑफ ग्रेन्स और वुड आर रेयरली अवेलेबल। आर्ट इफेक्ट, दे रेफर टू द वर्क्स ऑफ द आर्ट सच एज पेंटिंग्स। आर्ट इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कलाकृतियाँ जैसे कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर, पोट्रीज, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा, दे हेल्प अस इन गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, फूड्स, हैबिट्स, क्लॉथिंग एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द एंशिएंट पीपल। लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उनकी हैबिट्स क्या थी, रिलीजियस कस्टम्स यानी उनके धार्मिक रीति रिवाज क्या थे, सामाजिक रीति रिवाज क्या थे, क्या खाते थे और एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, ये सब हमें आर्ट इफेक्ट से पता लगता है। पेंटिंग्स से, मैन्युस्क्रिप्ट, द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। वो बुक्स जो काफ़ी समय पहले हाथों से लिखी गई थी उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स।
Usually two types of materials were used for writing the manuscript: palm leaf and the specially prepared bark of a tree known as birch that grow in the Himalaya. दो तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए। पाम लीफ, पाम की पत्तियों पर लिखे जाते थे, और दूसरा जो मटेरियल था वो था बर्च, जो किसी भी ट्री की बाग होता है, किसी भी पेड़ की छाल से बनाया जाता था बर्च, जो कि हिमालय में पाए जाते थे। These manuscripts are in the form of epics, poems and plays. They were written in Sanskrit, प्राकृत and तमिल। प्राकृत जो लोगों की भाषा थी, लोग जो उस समय के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो प्राकृत थी। Social manuscripts. These books dealt with the lives of the kings, politics, medicines and science. They are in the form of stories, poems, plays, biographies of kings, accounts of foreign travelers, etc. For example, the Arthashastra of Kautilya, the Indica of Megasthenes, etc. तो सोशल मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये सब बातें ये हमें क्या बताते हैं कि किंग्स, पॉलिटिक्स, राजा, राजनीति, दवाइयाँ, विज्ञान, ये सब हमें बताते हैं। और ये स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, बायोग्राफीज, किसी भी किंग की बायोग्राफी इसके फॉर्म में हमें मिलती हैं। और ये इसके एग्जांपल है अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने राइट किया था, एंड मेगास्थनीज का इंडिका। बट दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कुछ इनके नुकसान भी हैं, अगर फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट। इटन अवे बाय इंसेक्ट, काफ़ी सालों बाद बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको इंसेक्ट्स ने खा लिया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो वो एक तरह से नष्ट हो गई। क्योंकि ये किस पे लिखी जाती थी, ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी या बर्च पे लिखी जाती थी, तो इनको इंसेक्ट खा जाते थे। सम ऑफ देम वर डिस्ट्रॉयड अनविलिंगली, और उनमें से कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। स्टिल मैनी हैव सर्वाइव्ड। दे वर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। और आज भी काफ़ी मोनेस्ट्रीज हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, अस्तित्व में हैं, और वे टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व्ड रखी गई हैं। Inscription. These are the writings of relatively hard surfaces. Inscriptions को हार्ड सरफेस पर लिखा जाता था, जिस तरह से हमने अभी रीड किया। मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीफ पर या बर्च पर लिखा जाता था, जो कि सॉफ्ट होती थी, और इन इंस्क्रिप्शंस को हार्ड सरफेस पर राइट किया जाता था, जैसे कि स्टोन या किसी मेटल पर। They generally conveyed king's order, their deeds, their preaching, etc. और मैन्युस्क्रिप्ट में हमने रीड किया था कि जैसे कि किसी भी ये पोएम, प्लेज, बायोग्राफीज या स्टोरीज की फॉर्म में होती हैं। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट भी होते हैं, धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं। और इंस्क्रिप्शन स्टोन या मेटल पर लिखे जाते थे, और इनमें राजा की ऑर्डर, राजा की डीड्स, राजा के किए गए कार्य, उनकी शिक्षाएं एक्सेट्रा लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शन। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरियस इन बैटल एज इंस्क्रिप्शन। ऑन द अदर हैंड ordinary men and women did not जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। राजा लोग ही इंस्क्रिप्शन रखते थे, जबकि जो साधारण जो लोग होते थे, पुरुष या महिलाएं, वो अपने रिकॉर्ड नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या किया। दिस वॉज बिकॉज दे वर जनरली पुअर, इलिटरेट एंड अनअवेयर ऑफ देयर एडवांटेजेस। ये इसलिए होता था, क्यों वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे? क्योंकि वो पुअर थे, गरीब थे, इलिटरेट थे, अशिक्षित थे और अनअवेयर थे, जागरूकता नहीं थी उनमें।
Also, they would have lacked in source of keep records. So, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये सब सोर्सेज आते हैं, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट, अदर ऑब्जेक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, सोशल मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं. नाउ वी विल रीड लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है? लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड बोथ द रिटन एंड नॉन रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. पास्ट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे वो लिखे हुए हो या नॉन रिटन हो, ये सब लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं. मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर हैंड रिटन. Manuscripts contain invaluable information about our past and tell us about the social customs, institutions, classes, professions, religious beliefs, and practices. Other prevailed in ancient times. Some of them describe economic, scientific, and political development, thus offering fresh insight into the past that no other sources does. These texts have been written in Sanskrit. ये सब संस्कृत, पाली और प्राकृत और या तमिल में लिखे जाते थे. They are now preserved mostly in monasteries or libraries. Literary sources can be different types. Literary sources के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. Religious and secular sources. इनमें क्या आते हैं? Literary texts on religious subjects are called religious literature. अगर लिटरेरी टेक्स्ट किसी रिलीजियस सब्जेक्ट पर बेस भी है, उस पर आधारित है, तो उसको रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं. द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द पुराणस एंड द जातका टेल्स आर द इम्पोर्टेंट sources of ancient Indian history. Literature that has no connection with religion is called secular literature. वो लिटरेचर जिसका किसी भी रिलीजन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, उसको सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं. इट इंक्लूड्स पोइट्री, ड्रामा, प्लेज, ट्रेवलॉग्स और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड टेक्स्ट ऑन साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स. ट्रेवलॉग्स होते हैं कि कोई भी ट्रेवलर कहीं यात्रा करता है, कोई भी ट्रैवलर कहीं ट्रैवलिंग करता है, तो वो उस जगह के बारे में अपनी बुक में राइट करता है, अकाउंट लिखता है, तो उनको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं. यात्रा का विवरण, ट्रैवलॉग्स. द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य ऑन द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. विशाखा दत्तास मुद्रा रक्षस, the literary masterpiece of Kalidas, Ban Bhatts, Harshcharita, etc. are the example of some secular literary texts of ancient India. Through these pieces of literature, we get glimpse into the rich and glorious past. इन सभी लिटरेचर को रीड करके हमें पास्ट के ग्लोरियस एंड रिच होने का पता लगता है. इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज. हमारे देश के सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज. इंडिजिनस यानी हमारे देश के जो सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, और फॉरेन सोर्सेज वो कौन कौन से हैं? एज वी नो, मैनी फॉरेन विजिटर्स केम टू इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स. दे क्लोजली ऑब्जर्व द इंडियन वे ऑफ लिविंग, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड पीपल एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवलॉग्स, मेमोरीज एंड अकाउंट्स. हमें पता है कि काफ़ी फॉरेन विजिटर्स इंडिया में आए और अलग अलग समय पर आए, और उन्होंने लोगों के जीने का तरीका, उनकी ट्रेडिशंस, परंपराएं, प्रैक्टिसेस, और वो सभी रिकॉर्ड किया अपने एक्सपीरियंस में, और ये सब उन्होंने अपनी ट्रेवलॉग्स में लिखे, मेमोरीज में लिखा, अकाउंट्स में लिखा. स्पेशल मेंशन कैन बी मेड ऑफ द इंडिका बाय मैगस्थनीज. मैगस्थनीज ने इंडिका राइट किया. हु वाज ए ग्रीक एम्बेसडर, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, राजदूत थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इट प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ
चंद्रगुप्त मौर्य। तो इंडिका में उन्होंने उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसके बारे में लिखा। द मौर्यन कैपिटल city of Patliputra and the society at that time, periplus of the Erythraean Sea by an unknown sailor, and the geography of India by Ptolemy are also well-known examples of ancient Greek writings on India. Other notable examples are the accounts of Chinese traveler फायान जो अनदर चाइनीज ट्रेवलर थे, वैनसांग एंड इत्सिंग, हु विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पीरियड्स। ये भी इंडिया में अलग अलग समय पर आए। दीज अकाउंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉरेन लिटरेचर। इन सभी अकाउंट को कलेक्टिवली यानी मिलाकर, इनका मिला जुला संग्रहण, कलेक्शन, फॉरेन लिटरेचर कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव ए बल्क ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट रिटन बाय Indians, which we call indigenous literature. Literary sources with unknown script. There are some ancient literary sources whose scripts has not been deciphered so far. The Harappan script, which continues to be a historical reader, can be cited as the most striking instance. The peculiarity of this script is that one line is written left to right while the next line is written right to left. Such a script is called Histophaedon. So we have completed the chapter. You read this chapter again and again and understand the chapter. And tomorrow we will find the answers of question of this chapter. Till then, take care. Have a nice day.